Hello students, welcome back to my channel. Today I will start the first chapter of history, that is the first war of independence or the great uprising of 1857. Why I started the first chapter? I thought if by and by I will cover all portion of the history strictly according to syllabus of 2025. Then accordingly I will cover full book and you will also simultaneously benefited. So today I will just give you some part of the syllabus. Total syllabus I am telling. So, in first war of independence or the great uprising of 1857, the syllabus goes like this. What are the major causes? That is political causes, economical causes, socio-religious causes, and military causes. And finally, the consequences of the war. Okay, so today I will cover the main lengthiest portion, that is political causes as well as economical causes in one class, and in next class I will cover some less portion like socio-religious causes, military causes, and consequences of the war. Okay, so it will take two classes. So first I can say what are the major causes, that is political causes. Political causes of First World War. So not First World War, First War of Independence. That is the Great Uprising of 1857. Okay, so in political causes फर्स्ट हम पढ़ेंगे लॉर्ड डेलाहाउसी. उसी टाइम जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डेलाहाउसी. लॉर्ड डेलाहाउसी policy of annexation and doctrine of lapse. लॉर्ड डेलाहाउसी's policy of annexation, कोई देश मैंने स्टेट को एनेक्स करके अपनी कब्जा में लाना है, और एंड डॉक्ट्राइन ऑफ lapse, वो एक नियम बनाए, एक लॉ बनाए, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ lapse. According to doctrine of lapse, when the ruler of he put forth a law which was known as to annex any state, any Indian state, there were two types of state. One is मैंने ब्रिटिश प्रोविंसेस. स्टेट मीन्स उसी टाइम उसे प्रोविंसेस कहा जाता था. वन इज ब्रिटिश प्रोविंसेस, अदर इज प्रिंसली स्टेट. सो ब्रिटिश प्रोविंसेस मतलब जो प्रोविंसेस ब्रिटिश लोगों का कस्टडी में था, और जो प्रिंसली स्टेट मतलब जो स्टेट को इंडियन रूलर शासन करते थे अंडर द ब्रिटिश. ओके, तो जो दो टाइप का स्टेट था, तब वो ये एक लॉ बनाए जो प्रिंसली स्टेट को कैसे अपनी कब्जा में लाएंगे, इसीलिए वो कैसे एनेक्स करेंगे, इसके लिए वो एक लॉ बनाए, दैट इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ lapse. अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ lapse, if the ruler of a subordinate state or a dependent state died without a natural heir, if the ruler of a subordinate state or a dependent state died without a natural heir, then the state would be merged with the British Empire. So the state was to pass over to the British Empire. अगर कोई सबऑर्डिनेट स्टेट का कोई राजा का अगर कोई नेचुरल हेयर नहीं है, मतलब बेटा बेटी कोई नहीं है, तो ये ब्रिटिश का नियम के अनुसार वो स्टेट ब्रिटिश एम्पायर के साथ एंटेंगल व मिक्स हो जाता था और मर्ज हो जाएगा. वो हुआ डॉक्ट्राइन ऑफ lapse. सो द डॉक्ट्राइन ऑफ lapse, एक जो लॉर्ड डेलाहाउसी एक नियम बनाए, बहुत प्रोमिनेंट स्टेट ब्रिटिश एम्पायर के साथ मर्ज हो गया, लाइक सत्तरा, झांसी, नागपुर. क्वेश्चन में आता है नेम टू स्टेट्स व्हिच came under the doctrine of lapse and merged with British Empire. You can write Satara, Jhansi and Nagpur. Okay, then हो गया. ये एक प्रकार एनेक्सेशन था. देन एनेक्सेशन ऑफ आउथ, एक उसी टाइम आउथ एक था बहुत इंपॉर्टेंट, माने प्रिंसली स्टेट OUDH. ये लेकिन ब्रिटिश लोगों को मानता था नहीं,
वो बहुत इम्पोर्टेंट डेवलप्ड स्टेट था। लेकिन आउध जब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कब्जा में नहीं आया तो ब्रिटिश लोग चिंता किए आउध को कैसे कब्जा किया जाए। तब लॉर्ड डेलहाउसी एक नियम बनाए तो आउध को एनेक्स किए। द आउध वाज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डेलहाउसी इन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। वो बोले तुम्हारे यहाँ शासन ठीक नहीं हो पाता, इसलिए मैंने एनेक्स कर दूंगा। भाई ये क्या बात है, शासन नहीं हुआ तुम्हें कैसे में मालूम हुआ। तो बिना मतलब में आउध को वो अपनी कब्जा में लाए, ताकि इसीलिए पूरा देश में पूरा ब्रिटिश माने सब लोग क्या हुए, ब्रिटिश अगेंस्ट में गए, क्योंकि ये मनमानी शासन होता है। इसीलिए सब लोग इसी में इसके लिए हाईली डिसअपॉइंटेड हो गए, हाईली रिजेंटेड हो गए। सो एनेक्सेशन ऑफ आउध। तब अगर ऐसे पॉइंट आएगा, फर्स्ट होता है माने एनेक्सेशन होता है, जैसे लॉर्ड डेलहाउसी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन है, पॉलिटिकल कॉज। फर्स्ट पॉइंट होता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सेकंड पॉइंट होता है एनेक्सेशन ऑफ आउध, थर्ड पॉइंट होता है द ब्रिटिशर्स, जैसे नाना साहब का नाम सुने हो, द ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज नाना साहब एज द लेजिस्लेट हेयर ऑफ बाजीराव सेकेंड द लास्ट पेशवा। जो मराठा का पेशवा शासन था, बाजीराव सेकंड जो शासन करते थे, इनका अडॉप्टेड सन थे नाना साहेब। ब्रिटिशर्स मना कर दिए, जे अडॉप्टेड सन नाना साहेब को माने शासन भार नहीं दिया जाएगा, बिकॉज ही वाज नॉट द नेचुरल हेयर ऑफ बाजीराव टू द लास्ट पेशवा। That's why Nana Sahib became the bitter enemy of the British. That was a major political cause, माने against the British rule or for the Great Uprising of 1857. अच्छा, then इसके बाद हम पढ़ेंगे Lord Dalhousie declared that after the death of मुगल एम्परर बहादुर शाह जाफर, जब दिल्ली का लास्ट नवाब थे बहादुर शाह जाफर, तब वो लॉर्ड डेलहाउसी दो ही वाज नॉट कमिंग अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उसी टाइम में तो बहादुर शाह जाफर को, क्योंकि उन्हें पता था बहादुर शाह जाफर को पूरा इंडिया मानता था नवाब, क्योंकि उसी टाइम मुगल का सबसे बड़ा शासक थे बहादुर शाह जाफर, जो लास्ट मुगल एम्परर। ओके, सो बहादुर शाह जाफर वाज ए नेमसेक अंडर द ब्रिटिश। ओके, वो माने वो होता है, वो हाई फाई शासक थे, वो नॉमिनल तो हेड थे, लेकिन वो ब्रिटिश का अंडर में प्रिंसली स्टेट थे, लेकिन वो ब्रिटिशर का मतलब था उन्हें कैसे निकाला जाए। तो द ब्रिटिशर माने डिक्लेयर दैट आफ्टर द माने द ब्रिटिशर्स लॉर्ड डेलहाउसी डिक्लेयर दैट आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल एम्परर बहादुर शाह जाफर, his successor will not be given the imperial title and they had to vacate the Red Fort and they were allotted to stay anywhere to any other place in Delhi, that is near Qutub Minar। माने उन्हीं को कहा गया तुम जो सम्राट हो, लाल किला को अपने कब्जा में तुम ले लिए, तुम इसको सोचते हो तुम्हारा राजप्रसाद, ये नहीं चलेगा भाई। तुम लोग बहादुर शाह जाफर का मृत्यु होने के बाद तुम लोग को इसको खाली करना चाहिए, तुम्हें एम्पेरियल टाइटल नहीं मिलेगा, तुम लोग सम्राट नहीं होंगे, तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगा, और किसी को कोई भी सम्राट नहीं हो पाएगा, ये मकान में तुम नहीं रह पाएंगे, कोई दूसरे जगह में रहेंगे। ये भी एक मेजर कॉज था। अच्छा, इसके बाद रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई, द अडॉप्टेड सन आनंद राव, रानी लक्ष्मीबाई वाज ए विडो, तो इसके एक अडॉप्टेड सन थे वो आनंद राव। द अडॉप्टेड सन ऑफ रानी ऑफ झांसी द लक्ष्मीबाई, आनंद राव वाज नॉट अलाउड टू ऑक्युपाई द थ्रोन as he was the adopted son of Rani of Jhansi. So Rani of Jhansi became the bitter enemy of the British and was one of the main organizer of the first war of independence. Okay, then ये हो गया पॉलिटिकल कॉज का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। पहले का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डिसरेस्पेक्ट शोन टू द बहादुर शाह जाफर द लास्ट मुगल एम्परर। थर्ड पॉइंट होता है माने ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब, ट्रीटमेंट गिवन टू रानी ऑफ झांसी,
दोज आर ऑल पॉलिटिकल कॉजेस। ओके, एक अदर पॉलिटिकल कॉजेस होता है जो ये तुम्हें कहना चाहता हूं, जैसे लॉर्ड डेलाहाउसी गवर्नर जनरल थे 1846 टू 1856। ओके, इससे बहुत पहले लॉर्ड वेल्सेली एक थे, लॉर्ड वेल्सेली WELLESELLY, वो थे 1798 टू 1805, वो थे। उन्होंने एक लॉ किए थे, उससे कहा जाता सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस, इसका मतलब सब्सिडियरी अलायंस मतलब तुम लोग को हम माने तुम लोग का देखभाल करेंगे, लेकिन तुम लोग को हमारा नौकर तरफ रहेंगे। इसका मतलब ये वही ब्रिटिश लोग बोले, जो इंडियन शासक तुम जो प्रिंसली स्टेट में रहते हो, तुम लोग का बहुत डर रहता कोई दूसरा स्टेट आके तुम लोग को कब्जा कर लेंगे, शायद कब्जा कर लेगा, इसलिए हम तुम लोग को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन इसके बदल में हमें कुछ माल मसला चाहिए, मतलब अर्थ चाहिए। तो अब ये क्या हुआ, एक ब्रिटिश का ट्रम्प रहा, वो स्टेट कैपिटल में उसी ट्रम्प को पेमेंट देते थे। वो जो सब्सिडियरी अलायंस में जो स्टेट थे, वो उसी ट्रम्प उन्हीं का देखभाल करते थे, उन्हें वो क्या करते थे, पेमेंट देते थे। इसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा माने मनी, कुछ एक्स्ट्रा बजट मनी वो देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ओके, उससे कहा जाता सब्सिडियरी अलायंस। ये बहुत पहले हुआ था, वो हुआ था माने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से बहुत पहले हुआ था, उससे लॉर्ड वेल्सेली इंट्रोड्यूस किए थे। लॉर्ड वेल्सेली इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, माने अकॉर्डिंग टू व्हिच इंडियन रूलर्स occupied the dominance of the British East India Company in return of protection from them, by or in return of money। इसका मतलब हम तुम लोग को पैसा देंगे, अगर हम लोग को कहीं कोई दूसरा स्टेट अटैक किया तुम हमारा देखभाल करेंगे। एक टाइप का वो माने क्या होता है, डोमिनेट होके और रहे। ओके, ये हो गया सब्सिडियरी अलायंस। ये भी होता है, दिस आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माने ये पॉलिटिकल कॉजेस। ओके, ये पॉलिटिकल कॉजेस खत्म। देन मेन कॉज होता है इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस क्या होता है, जैसे ब्रिटिशर, ये चीज हम लोग को सब पता है, ब्रिटिशर जब इंडिया आए, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया gradually declined, okay, and the Indian become poorer to poorer। okay, ये चीज मैंने अगर आया इकोनॉमिक कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस को मैक्सिमम 4 पॉइंट या 5 पॉइंट हम याद रखेंगे। हम लोग का एग्जाम में हमेशा 3 पॉइंट आता है। इफ यू रिमेम्बर 5 पॉइंट, then you might write 3 point and 2 point remains as factor of safety। वो इमरजेंसी के लिए रहा। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट को कि 5 पॉइंट कम से कम याद रखना। इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क और मोर देन 90% मार्क इन हिस्ट्री। ओके, देन इकोनॉमिकल कॉजेस। द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ इंडिया and enriched themselves at the cost of Indians। The Britishers exploited the economic resources of India and enriched themselves at the cost of Indian। इंडियन का माने इंडियन का पैसा को छीन के वो क्या करते थे, वो जैसे राजा जैसे अपना स्टाइल मेंटेन करते थे। ओके, the trade and commerce of India were monopolized by the East India Company। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इच्छा था इसका अनुसार वो ट्रेड एंड कॉमर्स ये गवर्न होता था। ओके, इंडियन फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, टी, जूट, व्हिच वे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रिटिश। उसी टाइम में कोई इंडिगो फार्मर को फोर्स किया गया। जे इंडिगो एक होता है, वो बिहार में बोले, बिहार एक स्टेट में, वहां पे बोले जो कल्टीवेटर को तुम लोग को इंडिगो कल्टीवेट करना, यू आर कंपेल्ड टू कल्टीवेट इंडिगो बिकॉज दे हैव गुड मेडिसिनल वैल्यू। क्योंकि ब्रिटिश में वो जाके मेडिसिन के रूप में काम करेगा, मेडिसिन में यूज करते। तो इसीलिए भाई हम इसको क्यों मैंने कल्टीवेट करेंगे जिसमें हमारा फायदा नहीं।
हम लोग का जो स्टेपल फूड जो होता है व्हीट और राइस, इसको छोड़ के तुम्हारे बेनिफिट के लिए हम क्यों करेंगे, समझे। एनी हो, ये ब्रिटिशर का मतलब था, इनका मतलब जो होता था इंडियन फार्मर को मोटिवेट करते थे वही कल्टिवेट करने के लिए। ओके, हैवी इंडस्ट्रीज, हैवी ड्यूटीज ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स वर इम्पोज्ड। जो इंडियन प्रोडक्ट का ऊपर हैवी टैक्स लगता था, इंडियन प्रोडक्ट मतलब इंडिया में जो कॉटेज इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट बनता था, whereas the British products were imported to India without any duty। जो ब्रिटिश का जो प्रोडक्ट आता था इंपोर्ट होके वहां पे, यहाँ से हम कच्चा माल भेजते थे ब्रिटेन, तो उसका ऊपर ज्यादा टैक्स लगा देते थे वो लोग। लेकिन जो वहां से जो एक्सपोर्ट होके जो चीज आता था, इसका ऊपर नॉमिनल टैक्स या बिल्कुल टैक्स नहीं लगता था, इसको ड्यूटी बोला जाता है। ओके, देयर वाज ए सडन एंड क्विक कोलैप्स of the Indian handicrafts and cottage industries। कॉटेज इंडस्ट्री पूरा स्माश होने लगा, ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगा, एंड वी आर हाईली सफर्ड, कॉटेज इंडस्ट्री ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगा। ओके, सो द पीपल ऑफ इंडिया became poorer day by day due to the British exploitation। ब्रिटिश जो इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन के लिए इंडियन लोगों को महसूस हुआ, जे द रूट ऑफ ऑल इविल आर द ब्रिटिशर्स, सो वी आर नाउ इकोनॉमिकली डाउन ट्रोडन ओनली फॉर द ब्रिटिशर्स। ओके, सो दीज आर द इकोनॉमिक कॉजेस। सो दो कॉजेस, दैट इज पॉलिटिकल कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस आई फिनिश्ड टुडे। Remaining portion socio-religious causes, military causes, and consequences of the First World War I will teach in the next class very soon. Try to remember what I am saying. I am repeating again. I am going strictly according to syllabus. So I am not teaching anything beyond the syllabus. In our syllabus, only political, economic, socio-religious, and military causes as well as consequences. Today, two major causes completed. Only remain socio-religious causes, military causes, and consequences. Very soon, I will complete those portions in the next class and finish that chapter. Okay, wishing you all the best. I remain. Thank you very much.